नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नीट मेंस 2026 साइंस की आज हम एक मैराथन क्लासेस लाए हैं जो आपके दोनों लेवल लेवल 1 व लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। जो टॉपिक लेवल 1 लेवल 2 दोनों में सेम है वो आज हम यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो लेवल 1 का पहला टॉपिक है कोशिका, उसके बारे में। कोशिका के बारे में अगर हम कोशिका की बात करें कि कोशिका कहते किसे हैं, तो हम कोशिका कहते हैं कि हमारे शरीर की, मानव शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं भाई? कोशिका कहते हैं। अब इस संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का मतलब क्या है भाई? जैसे कोई दीवार है, वो ईंटों से मिलकर बनी होती है, तो दीवार की जो सबसे, अगर हम छोटी इकाई की बात करें तो सबसे छोटी इकाई ईंट होती है। उसी प्रकार से मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका से मिलकर किसका निर्माण होता है भाई? कोशिका से मिलकर शरीर का निर्माण हो। अगर हम एक क्रम की बात करें तो कोशिका होती है और कोशिका से बनता है ऊतक। एक समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? ऊतक। तो कोशिका से ऊतक और ऊतक से बनते हैं अंग। कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, ये एक क्रम चलता है। तो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब हम बात करें कि कोशिका की खोज की, तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। अगर हम कोशिका की खोज की बात करें तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। ये कोशिका मृत कोशिका थी। ये कैसी कोशिका थी भाई? मृत कोशिका। तो आप दो तरह से बात कर सकते हैं कि अगर सर्वप्रथम की बात करें तो सर्वप्रथम किसने खोज की थी भाई? रॉबर्ट हुक ने। और जिस कोशिका की खोज की थी वो कैसी कोशिका थी भाई? मृत कोशिका। तो इसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन बनता है भाई कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की अगर हम बात करें तो कोशिका की खोज की थी वेन हॉक ने। कोशिका की खोज वेन हॉक ने 1700। ठीक है भाई। कोशिका की खोज किसने की थी भाई? ह्यूवेन हॉक ने। अब हम दो बात कर चुके हैं यहां तक कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉक ने, लेकिन कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी भाई? ल्यूवेन हॉक ने। अब हम बात करें कि कोशिका के, अब तीसरा चीज है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? तो कोशिका के अध्ययन को कहते हैं हम साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई हम? साइटोलॉजी। अगर हम कोशिका की बात करें तो कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। अगर हम बात करें तो कोशिकाएं दो प्रकार की हैं। एक है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब होता है, प्रो की अगर हम बात करें तो प्रो होता है अल्प विकसित। प्रो का मतलब होता है अल्प और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। तो ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक कैसा होता है भाई? अल्प विकसित, उनको बोलते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका। और प्रोकैरियोटिक कोशिका जितने हमारे निम्न श्रेणी के जीव होते हैं उनमें कौन सी कोशिका मिलती है भाई? प्रोकैरियोटिक कोशिका। दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें, यू का मतलब होता है भाई, यू का मतलब होता है सुविकसित, का मतलब है सुविकसित, और कैरियोटिक का मतलब है केंद्रक।
तो ऐसी कोशिकाएं जिनका केंद्रक सुविकसित है उनको बोलते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिकाएं। और जितने भी उच्च जीव हैं उनमें कौन सा मिलती है भाई, यूकैरियोटिक कोशिका। दूसरी अगर हम बात करें पादप के, जो पादपों में कोशिका मिलती है वो पादप कोशिका, और जो जंतुओं में कोशिका मिलती है वो जंतु कोशिका। अब हम पहले आगे बात करते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। तो भाई जीवित कोशिका की खोज की थी किसने, जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। मृत कोशिका की खोज, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी भाई, रॉबर्ट हुक ने। अच्छा यहाँ पे अब कुछ चीज आई है उनके बारे में और हम बात कर लेते हैं, जैसे रॉबर्ट ब्राउन। तो आगे मैं अध्ययन कराऊंगा। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी भाई केंद्रक की, खोज की थी भाई केंद्रक की। केंद्रक क्या है, अच्छा अब कोशिका है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव मिलता है, और कोशिका द्रव में अनेक प्रकार के कोशिकांग मिलते हैं। अनेक प्रकार के क्या मिलते हैं भाई, कोशिकांग। और कोशिकांगों में सेंटर में मिलता है भाई, कोशिका के मध्य में मिलता है केंद्रक। कोशिका के मध्य में कौन मिलता है भाई, केंद्रक। अब कोशिका के जो मध्य में मिलता है केंद्रक, केंद्रक, केंद्रक की खोज की थी भाई रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। केंद्रक को हम बोलते हैं कोशिका का गवर्नर, कोशिका का गवर्नर। क्यों, क्योंकि कोशिका के अंदर जितने कोशिकांग हैं और कोशिका के जो कार्य हैं उनको नियंत्रित करने का काम करता है केंद्र। केंद्रक के अंदर रहते हैं भाई गुणसूत्र। केंद्रक के अंदर कौन उपस्थित होते हैं भाई, गुणसूत्र। और जो गुणसूत्र हैं, इन गुणसूत्र का नियम जो निर्माण है वो होता है डीएनए प्लस प्रोटीन, डीएनए प्लस प्रोटीन। अगर हम गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है भाई, डीएनए और प्रोटीन से। गुणसूत्र के ऊपर जो संरचना मिलती है उसका नाम है जीन। तो गुणसूत्र की जो संरचना है उसका नाम है जीन। और ये जो जीन है, ये जीन क्या काम करते हैं भाई, कि ये जीन माता पिता से आनुवांशिक लक्षणों को, आनुवांशिक लक्षणों का जो ये जीन है, ये जीन क्या करते हैं भाई, आनुवांशिक लक्षणों का क्या करते हैं, हस्तांतरण, एक पीढ़ी से दूसरी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। अगर हम बात करें कि जैसे संतान में माता पिता के लक्षण दिखाई देते हैं, वो किसकी वजह से दिखते हैं भाई, जीन की वजह से। ये जीन क्या करते हैं कि लक्षणों का निर्धारण करते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता से संतान में ले जाने का क्या करते हैं भाई, ये काम करते हैं। मैं गुणसूत्र की बात करूं तो मनुष्य में गुणसूत्र 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं भाई, 46। इनको हम जोड़ी के हिसाब से 23 जोड़ी गुणसूत्र भी कहते हैं। और ये जो गुणसूत्र हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अलिंग गुणसूत्र और दूसरे होते हैं भाई लिंग गुणसूत्र। एक होते हैं अलिंग गुणसूत्र और दूसरे होते हैं लिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र की अगर मैं बात करूं तो ऐसे गुणसूत्र, ऐसे गुणसूत्र जो हमारे शरीर के कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। कायिक लक्षणों का मतलब है जैसे हमारी आंखों का रंग, हमारे बालों का रंग, हमारी त्वचा का रंग, हमारी हाइट कितनी होगी, ये सभी लक्षण जितने कायिक लक्षण है ये सभी आते हैं एलिंग गुणसूत्र। इनका निर्धारण होता है एलिंग गुणसूत्र से। और मनुष्य में इनकी संख्या होती है 44 या फिर इनको जोड़ा के हिसाब से 22 जोड़ी। तो 22 जोड़ी हमारे क्या मिलते हैं भाई, एलिंग गुणसूत्र। और एक जोड़ी या दो गुणसूत्र हमारे क्या होते हैं भाई, लिंग गुणसूत्र, जिनकी अगर हम बात करें कि नर में, तो नर में ये होते हैं एक्स वाई और मादा में ये होते हैं एक्स एक्स। तो गुणसूत्र कितने भाई, मनुष्य में कितने हैं, 46 या 23 जोड़ी, जिनमें से 44 या 22 जोड़ी कैसे हैं भाई, एलिंग गुणसूत्र, जो किसका निर्धारण करते हैं, हमारे शरीर के कायिक लक्षणों का। और एक जोड़ी जो गुणसूत्र है वो निर्धारण करते हैं कि मनुष्य का लिंग क्या होगा, नर होगा या मादा। नर में एक्स वाई और मादा में क्या होता है भाई, एक्स। तो हमने केंद्रक की यहाँ पे बात कर ली है। केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, कोशिका का गवर्नर बोलते हैं। 1831 में इसकी खोज हुई थी। और केंद्रक में क्या मिलता है भाई, केंद्रक में मिलते हैं गुणसूत्र, और गुणसूत्र किससे बने होते हैं, डीएनए प्लस प्रोटीन से। गुणसूत्र का जो छोटा हिस्सा है उसको कहते हैं हम जीन। और जीन क्या करते हैं, आनुवांशिक लक्षणों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से किसमें करते हैं भाई, दूसरी पीढ़ी में। और जीन गुणसूत्र हमारे मनुष्य के शरीर में 46 होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी या 44 एलिंग गुणसूत्र
और एक जोड़ी या दो क्या होते हैं हमारे लिंग गुणसूत्र। अगर मैं गुणसूत्र के अध्ययन की बात करूं, गुणसूत्र के अध्ययन की अगर मैं बात करूं, तो कोश का विभाजन की मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र का क्या किया जाता है भाई, गुणसूत्र का किया जाता है अध्ययन। कौन सी अवस्था में, ये आपसे पूछ सकता है कि कोश का विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र का क्या किया जाता है भाई, अध्ययन। तो कौन सी अवस्था है वो, मेटाफेज अवस्था। तो यहां हम बात कर चुके हैं। एक चीज है यहाँ पे, इसके बारे में एक पुरकिंजे, जो ये पुरकिंजे है, इस पुरकिंजे की अगर मैं बात करूं तो पुरकिंजे ने दिया था जीव द्रव्य शब्द। आप ध्यान रख लेना कि जीव द्रव्य शब्द किसने दिया था, तो जीव द्रव्य शब्द जो दिया था वो दिया था पुरकिंजे। तो इस क्वेश्चन के बारे में जितनी भी बातें हैं वो हम बता चुके हैं। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो अगर हम कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री की बात करें, तो मैं आपको बता रहा था कि कोशिका के अंदर अनेक क्या मिलते हैं भाई, कोशिकांग। अब उन कोशिकांगों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कोशिकांग है उसके बारे में बताता हूं आपको, राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम, राइबोसोम को पहली बात तो हम बोलते हैं प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। तो अगर आपसे पूछ ले कभी भी कि कोशिका के किस भाग में प्रोटीन का निर्माण होता है, तो प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में। और ये राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। एक 70S और दूसरा कौन सा होता है भाई, 80S प्रकार के क्या मिलते हैं हमारे, राइबोसोम मिलते हैं। दूसरा है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर मैं बात करूं, तो लाइसोसोम को बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका की अगर आत्मघाती थैली की बात करें आपसे, तो कोशिका की आत्मघाती थैली कौन है, लाइसोसोम। अच्छा, आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, अच्छा इसमें 24 प्रकार के पाचक एंजाइम मिलते हैं। लाइसोसोम में 24 प्रकार के क्या मिलते हैं भाई, पाचक एंजाइम। और ये पाचक एंजाइम क्या काम करते हैं कि कोशिका के अंदर जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं उनके पाचन का काम करते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम कौन करता है भाई, लाइसोसोम करता है। तो इसमें क्योंकि ये इसमें 24 प्रकार के क्या मिलते हैं भाई, पाचक एंजाइम मिलते हैं। लेकिन कभी जभी क्या होता है कि ये जब लाइसोसोम फट जाता है, लाइसोसोम क्या हो जाता है भाई, फट जाता है। तो लाइसोसोम जब फट जाता है तो 24 प्रकार के एंजाइम मुक्त हो जाते हैं और ये अपनी ही कोशिका का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। अब अपनी ही पाचन करने का मतलब है कि खुद क्या कर लेते हैं भाई, सुसाइड कर लेते हैं। तो अपनी कोशिका का पाचन किया जिसके अंदर खुद है, तो कोशिका का पाचन होगा, खुद खुद की भी क्या हो जाएगी भाई, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कोशिका की आत्मघाती थैली हम किसको बोलते हैं भाई, लाइसोसोम। फिर है हमारा गोल्जी काय। गोल्जी काय की अगर मैं बात करूं, तो गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी कहां पे की थी भाई, उल्लू की तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका। कैमिलो गोल्जी ने कहां पे की थी भाई, उल्लू की तंत्रिका कोशिका। अब मैं बात करूं इसकी गोल्जी काय, तो ये गोल्जी काय का काम क्या है भाई, इस गोल्जी काय का काम है, पहला तो है भाई, एक तो इससे लाइसोसोम का क्या होता है, लाइसोसोम का ही क्या होता है भाई, निर्माण होता है। एक हम आगे थोड़ा बात करेंगे कि एक हमारा कोशिकांग है जिसको अंत प्रतिप्य जाल का ईआर बोलते हैं हम। तो ईआर के जितने पदार्थ हैं उनको पैक करने का, ईआर में जो हमारा राइबोसोम बनता है, प्रोटीन बनती है। तो जो राइबोसोम, ईआर के ऊपर राइबोसोम रहते हैं, वहां पे प्रोटीन बनती है, उनको पैक करने का काम भी कौन करता है भाई, गोल्जी काय करता है। दूसरी बात, हम केंद्रक के बारे में अभी बता ही चुके हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी भाई, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की क्या कर दी थी, खोज। और केंद्रक को हम क्या बोलते हैं भाई, कोशिका का गवर्नर। तो दो चीज यहां से इंपॉर्टेंट है, कोशिका की आत्मघाती थैली हम लाइबोसोम, लाइसोसोम को बोलते हैं, और राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं भाई, प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री। और आरएनए, आरएनए भी कहां पाया जाता है भाई, राइबोसोम में। राइबोसोम दो प्रकार के, 70S और 80S प्रकार के।
जितनी हमारी, मैंने अभी आपको कोशिकाओं के प्रकार में जब बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो कौन मिलता है, 70S प्रकार का राइबोसोम, और यूकैरियोटिक कोशिका में 70S, दोनों एस, 80S दोनों प्रकार के मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं यहीं पे बता देता हूं, जो हमारा ये राइबोसोम है, ये झिल्ली रहित, झिल्ली रहित, झिल्ली रहित कोशिकांग, झिल्ली रहित कोशिकांग है। ये चीज आप ध्यान रखना। लास्ट में मैं एक बार और बताऊंगा इनके बारे में कि कौन झिल्ली युक्त है, कौन झिल्ली रहित है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखना झिल्ली रहित कोशिकांग कौन है, राइबोसोम है। अब इस क्वेश्चन के बारे में आपको सभी कुछ बता चुका हूं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि कोशिका का यातायात प्रबंधक, ट्रैफिक, ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं। तो अगर हम कोशिका के यातायात प्रबंधक की बात करें तो कोशिका का यातायात प्रबंधक होता है गोल्जिकाय। कोशिका का यातायात प्रबंधक कौन होता है भाई, गोल्जिकाय। गोल्जिकाय को यातायात प्रबंधक क्यों कहते हैं कि कोशिका के अंदर जितने भी पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम कौन करता है भाई, गोल्जिकाय करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम कौन करता है भाई, गोल्जिकाय। एक है यहाँ पर रिक्तका। तो रिक्तका क्या होती है कि हमारी जो कोशिका होती है, पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, दोनों कोशिकाओं में रिक्तका पाई जाती है। लेकिन पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिका में रिक्तका बड़ी होती है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तका और जंतु कोशिका में छोटी। जंतु कोशिका में कैसी होती है भाई, छोटी। और ये रिक्तका क्या काम करती है भाई, कि रिक्तका हमारे कोशिका के अंदर जितने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का काम कौन करती है भाई, रिक्तका करती है। उन कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम कौन करती है भाई, रिक्तका। गोल्जिकाय के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। गोल्जिकाय की खोज कैमिल गोल्जी ने की है। ईआर के द्वारा जितने पदार्थ होते हैं उनको पैक करने का काम गोल्जिकाय करता है। और दूसरी चीज, इसको कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का काम कौन करता है भाई, गोल्जिकाय का। अब जो कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट जो कोशिकांग है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं खोज की बात करूं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमान ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी भाई, अल्टमान ने। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम, जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम है वो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था सी बेंडा। आप ये चीजें विशेषकर ध्यान रखें। माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि इंपॉर्टेंट कोशिकांग है तो इसकी खोज अल्टमान ने की थी और माइटोकॉन्ड्रिया नाम ये दिया था सी बेंडा ने। इसे कोशिका का शक्ति ग्रह बोलते हैं हम, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह। कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं, यहाँ पे कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन की क्रिया, कोशिकीय श्वसन की क्रिया यहाँ पे संपन्न होती है। कोशिकीय श्वसन की क्रिया अगर आपसे पूछ ले कि कोशिकीय श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो कोशिकीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और इस कोशिकीय श्वसन से जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में क्या मिलती है भाई, एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। इस और एटीपी क्या है, एक ऊर्जा की इकाई है जिसको बोलते हैं हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या मिलती है भाई, यहाँ पे ऊर्जा मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान, नाम सीबेंडा ने, कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोश के श्वसन एटीपी के रूप में क्या होती है भाई, यहाँ पे ऊर्जा संचित होती है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम जितनी भी ही बातें हैं उनका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि पादप कोश का भित्ति मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। अब एक अगला जो बात है वो है कोशिका भित्ति के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूं कि जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में कैसी होती है भाई, कौन, कोशिका भित्ति।
दूसरी अगर हम बात करें कि कोशिका भित्ति पादपों में बनी किसकी होती है, तो कोशिका भित्ति पादपों में बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है भाई? सेलुलोज। और अगर हम बात करें कवक की, तो कवक में बनी होती है काइटिन की। अगर कवक की अगर सेल वॉल पूछ ले आपसे कि कवक की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो कवक की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। कोशिका भित्ति का काम क्या है कि कोशिका भित्ति है कोशिका को आकार प्रदान करना। कोशिका को आकार प्रदान करना। कोशिका को आकार प्रदान करना। तो अगर हम सेल वॉल की बात करें कि कोशिका का इसका काम क्या है भाई? कोशिका का आकार प्रदान करना। पादप कोशिका में सबसे बाहर कौन पाया जाता है? तो पादप कोशिका में सबसे बाहर पाया जाता है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में सबसे बाहर कौन मिलता है भाई? कोशिका भित्ति। तो ठीक है, अगर काइटिन की बात करें तो काइटिन में किसकी होती है भाई? कवक में होती है काइटिन की। पादप कोशिका का सबसे भारी आवरण क्या है? अगला क्वेश्चन ही आ गया। तो अभी मैंने आपको बताया है कि भाई पादप कोशिका का सबसे बाहरी अंग कौन होता है भाई? पादप कोशिका में सबसे बाहर होती है कोशिका भित्ति। अगर मैं यहां पे बात करूं तो जो सबसे बाहर का जो आवरण है, ये थोड़ा हमारा आप ब्लर है लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं, ये जो है सबसे बाहर होती है कोशिका भित्ति। अब ध्यान रखना कि मैंने आपको पहले बता दिया कि पादप कोशिका कोशिका भित्ति किस में मिलती है? पादपों में। जंतुओं में क्या होती है? अनुपस्थित। तो अगर आपसे पूछे कि पादप कोशिका का सबसे भारी अंग कौन है, तो कोशिका भित्ति। लेकिन अगला जो वो है कोशिका झिल्ली। अब ये कोशिका झिल्ली पादप और जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है। तो अगर पादपों की पूछे तो सबसे बाहर में कोशिका भित्ति, लेकिन अगर जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में भित्ति अनुपस्थित है। तो सबसे भारी आवरण कौन है भाई? कोशिका झिल्ली। अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करें, आपसे पूछे कि कोशिका झिल्ली का प्रकार क्या है भाई, तो कोशिका झिल्ली हमारे शरीर में कोशिकाओं में किस प्रकार की होती है? तो कोशिका झिल्ली होती है हमारे चयनात्मक पारगम में। चयनात्मक पारगम में कैसी होती है भाई? कोशिका भित्ति चयनात्मक पारगम में होती है। अब चयनात्मक पारगम का मतलब है कि चयन पारगम में कोशिका भित्ति कोशिका से बाहर या अंदर किसी भी पदार्थ को आने से पहले उसका चयन करती है। कि कुछ पदार्थों को, जो चयनित पदार्थ हैं, उन्हीं पदार्थों को बाहर जाने देती है, उन्हीं पदार्थों को अंदर आने देती है। सभी पदार्थों को ना तो बाहर जाने देती है, ना सभी पदार्थों को अंदर आने देती है। इसीलिए कोशिका भित्ति के अगर हम प्रकार की बात करें तो कोशिका भित्ति का प्रकार है चयनात्मक पारगम्य प्रकार की है, क्योंकि चयन करके ये क्या करती है भाई? पदार्थों को अंदर और बाहर करती है। अब ये इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब माइटोकॉन्ड्रिया पादप और जंतु कोशिका दोनों में मिलता है। दूसरी चीज है यहाँ पे केंद्रक है, ये इसकी रिक्तका है। अब मैंने बोला था कि पादप कोशिका में रिक्तका कैसी होती है भाई? बड़ी होती है। पादप कोशिका में रिक्तका कैसी होती है भाई? बड़ी होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे अनेक प्रकार के, जैसे यहाँ पे ये ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपृतव्य जालिका। अब यहाँ अंतःपृतव्य जालिका के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो अंतःपृतव्य जालिका क्या है कि केंद्रक से जुड़ी रहती है और बाहर तक किससे जुड़ी रहती है भाई? बाहर तक हमारी कोशिका झिल्ली तक रहती है। और ये जो अंतःपृतव्य जालिका है, इस पर अंतःपृतव्य जालिका अंतःपृतव्य जालिका पर राइबोसोम मिलते हैं और उसकी उपस्थिति के आधार पर अंतःपृतव्य जालिका दो प्रकार की होती है। एक तो होती है RER और दूसरी होती है हमारी SER। RER का मतलब है, R का मतलब है रफ मतलब खुरदरी, और ER का मतलब तो अंतःपृतव्य जालिका है ही, S का मतलब है स्मूथ। अब रफ का मतलब है कि ऐसी ER जिस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, राइबोसोम उपस्थित। जब ER पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं उसे बोलते हैं हम RER, और जहां राइबोसोम अनुपस्थित उसको बोलते हैं हम SER। और जो हमारी रफ ER है, इसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? प्रोटीन के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है भाई? प्रोटीन का। और जो हमारी SER है, इसके द्वारा निर्माण होता है वसा का।
के द्वारा किसका निर्माण होता है भाई? वसा का। तो ध्यान रखना ईआर के बारे में कि ईआर का क्या काम है भाई, कि ईआर पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं और राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की होती है, एक आरईआर जिस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं रफ ईआर, और जिस पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं बोलते हैं हम स्मूथ ईआर। ठीक है भाई। और आरईआर के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण और स्मूथ ईआर के द्वारा वसा का संश्लेषण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कोश का झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? अभी हमने बात की थी कि कोश का झिल्ली की प्रकृति होती है चयनात्मक पारगम्य। कैसी होती है भाई? चयनात्मक पारगम्य। अब चयनात्मक पारगम्य का मतलब है पारगम्य। पारगम्य का मतलब तो सभी पदार्थों को अपने बाहर जाने देगी या सभी पदार्थों को अंदर जाने देगी, लेकिन ऐसा तो हमारी कोशिका झिल्ली नहीं करती है। हमारी कोशिका झिल्ली करती है पदार्थों का चयन, कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है, कुछ पदार्थों को नहीं जाने देती है। तो पारगम्य तो है नहीं। अपारगम्य का मतलब है कि बिल्कुल ही ना तो बाहर जाने देती है ना बाहर से अंदर आने देती है, ऐसा भी नहीं है। तो अपारगम्य भी नहीं है। तो हमारी है अर्धपारगम्य, और अर्धपारगम्य का सही है चयनात्मक पारगम्य। कुछ पदार्थों को, चयनित पदार्थों को कोशिका अंदर जाने देती है, कुछ को अंदर बाहर नहीं जाने देती। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है? तो ये तो वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन, अर्धपारगम्य। फिर ये कुछ वापस रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की थी? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की थी भाई? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और रॉबर्ट ब्राउन ने क्या की थी भाई? इसको क्या बोलते हैं? केंद्रक को कोशिका का गवर्नर। कोशिका का गवर्नर। और इसके अंदर कौन होते हैं भाई? गुणसूत्र रहते हैं। और गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन से। दूसरी चीज, रॉबर्ट हुक के द्वारा मृत कोश का एक खोज 1665 में, स्लाइडेन। अच्छा, एक नाम इसके स्लाइडेन के साथ में एक नाम याद रखना, स्लाइडेन व स्वान। और स्लाइडेन व स्वान की अगर हम बात करें तो इन्होंने दिया था कोशिका सिद्धांत। क्या था? कोशिका सिद्धांत। अब ये कोशिका सिद्धांत क्या है भाई? कोशिका सिद्धांत है कि स्लाइडेन व स्वान ने कोशिका सिद्धांत के हिसाब से कहा था कि प्रत्येक का निर्माण कोशिका से होता है। प्रत्येक जीव का निर्माण किससे होता है भाई? कोशिका। प्रत्येक जीव का निर्माण किससे होता है भाई? कोशिका से होता है। तो आपसे कभी पूछ ले कि स्लाइडेन व स्वान ने या कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन व स्वान ने। दो वैज्ञानिक है, अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम है, एक स्लाइडेन है और दूसरा कौन है भाई? स्वान है। अब बात करें गुणसूत्र किसके बने होते हैं? गुणसूत्र के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। गुणसूत्र बने होते हैं किससे भाई? डीएनए प्लस प्रोटीन से। डीएनए प्लस प्रोटीन से। तो ये किससे मिलकर बने होते हैं भाई? डीएनए प्लस प्रोटीन से। अच्छा, फिर है हमारे विभाजन की बात। अणुसूत्र विभाजन में एकमात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं? तो अब मैं बात की है अणुसूत्र विभाजन की। देखो, विभाजन, कोशिका विभाजन की अगर हम बात करें तो कोशिका कोशिका विभाजन, तो कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन दो प्रकार का, एक है समसूत्र विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्र विभाजन। दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। अब मैं समसूत्री विभाजन की अगर बात करूं तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है भाई? कि देखो, प्रत्येक जो कोशिका है वो द्विगुणित होती है। जिस कोशिका का विभाजन होता है वो कोशिका कैसी होती है भाई? द्विगुणित होती है। और इस कोशिका को बोलते हैं हम मात्र कोशिका। इसको क्या बोलते हैं हम? मात्र कोशिका। ऐसी कोशिका जिसका विभाजन होता है उसको हम बोलते हैं मात्र कोशिका। और इस मात्र कोशिका से समसूत्र विभाजन में, तो एक मात्र कोशिका से समसूत्र विभाजन में दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी पुत्री कोशिकाओं का भाई? दो पुत्री कोशिकाओं का क्या होता है भाई? निर्माण। ये एक 2n कोशिका है और इससे क्या बनेगा भाई? दो पुत्री कोशिका बनेंगी, लेकिन उनमें क्या होगा भाई? गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? समान रहेगी। गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी भाई? समान। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी भाई? गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी? समान।
और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि भाई एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं की क्या बनेगी भाई, कितनी पुत्री कोशिकाएं बनेंगी, 4 पुत्री कोशिका। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी भाई, गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से कैसी रह जाएगी भाई, आदि। मात्र कोशिका से कैसी रह जाएगी भाई, आदि। अगर मैं बात करूं कि 2n से कोशिकाएं तो बन जाएंगी 4, लेकिन चारों कोशिकाएं कैसी रहेंगी, अगुणित प्रकार। तो मात्र कोशिका से पुत्री कोशिकाएं 4 बनेंगी और चारों कैसी होंगी भाई, अगुणित प्रकार की। और अब मैं एक बात और कर देता हूं यहां पे कि अगर हम बात करें कि गुणसूत्र में विभाजन में कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था की, तो सबसे लंबी अवस्था है प्रोफेज अवस्था, और गुणसूत्रों का जो अध्ययन होता है वो होता है मेटाफेज अवस्था। हाँ जी भाई। कोशिका विभाजन दो प्रकार का है भाई, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में क्या है भाई, एक पुत्री कोशिका से, और कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 पुत्री कोशिकाओं। और अर्धसूत्री विभाजन में एक पुत्री कोशिका से और कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है भाई, 4 कोशिका। यहाँ पे समान गुणसूत्र, मतलब यहाँ पे द्विगुणित, 2 कोशिका बनेंगी, दोनों कैसी होंगी, द्विगुणित होंगी। और यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पे कोशिका विभाजन या गुणसूत्रों के अलग अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है भाई, समान गुणसूत्र नहीं रहते, यहाँ पे कैसे हो जाते हैं भाई, आधे। कैसे हो जाता है भाई, यहाँ पे कोशिका विभाजन दो प्रकार का, कोशिका द्विगुणित होती है, और इसमें 2 कोशिका। समसूत्र विभाजन में कितनी कोशिकाएं, एक कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण। अर्धसूत्र विभाजन में 4 पुत्री। यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या समान, और यहाँ पे गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं भाई, आधे हो जाते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो यहाँ पे होता है भाई 4 कोशिकाओं का निर्माण। कितनी कोशिकाओं का भाई, 4 कोशिकाओं। अगर यही समसूत्री विभाजन के बारे में पूछता, कितना था भाई, 2 था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी है, तो कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था है प्रोफेज अवस्था। कौन सी अवस्था है भाई, प्रोफेज। गुणसूत्रों का अध्ययन आपको कई बार बता चुका हूं, गुणसूत्रों का अध्ययन हम कौन सी अवस्था में करते हैं, का अध्ययन हम कौन सी अवस्था में करते हैं भाई, मेटाफेज। शरीर में घाव भरने या वृद्धि के लिए कौन सा विभाजन जिम्मेदार है, तो ध्यान रखना भाई, क्या है, समसूत्र विभाजन। कौन सा विभाजन है, समसूत्र मानव। अच्छा, अब यहां तक हम कोशिका के बारे में हम सभी चीजों का अध्ययन अब यहां पे हम कर चुके हैं। पहले सुनिएगा, मैंने आपको कोशिका की परिभाषा के बारे में बताया, क्योंकि संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन है भाई, कोशिका है। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि भाई कोशिकाएं, अब कुछ चीजें रह गई हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि देखो, कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। कैरियोटिक, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। अब ध्यान रखना, जब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे प्रोकैरियोटिक, अब ये प्रो और कैरियोन 2 शब्दों से मिलकर बना है प्रोकैरियोटिक, प्रो प्लस कैरियोन। अब प्रो को बोलते हैं हम आद्य या अल्प विकसित, क्या बोलते हैं, अल्प विकसित। कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक, तो मतलब क्या होता है भाई, केंद्रक। तो भाई
देखो एक हो गई प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रो का मतलब आद्य या अल्प विकसित। कौन भाई अल्प विकसित है? केंद्रक। अगर केंद्रक अल्प विकसित है वो है प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब है, यू माने होता है सुविकसित, का मतलब है सुविकसित, और कैरियोन का मतलब होता है केंद्रक। कैरियोन का मतलब केंद्रक। तो अगर केंद्रक अल्प विकसित है तो वो तो कोशिका है प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगर हमारा केंद्रक सुविकसित है तो वो कौन सी कोशिका है? यूकैरियोटिक। अब सुनिए, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है ये मिलती है हमारे, जो हमारे निम्न, जो हमारे कैसे जीव होते हैं भाई? निम्न जो जीव होते हैं, छोटे जीव होते हैं, उनमें मिलती है भाई प्रोकैरियोटिक। और जो सुविकसित या बड़े, जो अल्प विकसित जीव है, वो उनमें कौन सी कोशिका मिलती है भाई? यूकैरियोटिक कोशिका मिलती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है भाई? कि अब हम जितने कोशिकांगों के बारे में अभी पढ़ के आए हैं ना, उन कोशिकांगों का, जैसे कोशिका हुआ, लाइसोसोम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ईआर हुआ, इनका यहाँ पे क्या होता है भाई? तो यहाँ पे कोशिकांगों का क्या होता है भाई? अभाव। यहाँ पे कोशिकांगों का क्या होता है भाई? कोशिकांगों का होता है यहाँ पे अभाव। और यहाँ पे क्या होता है भाई? यूकैरियोटिक में जितने भी कोशिकांग हैं वो सभी क्या होते हैं भाई? यहाँ पे, अब सुनिएगा, हम अब तक सभी चीज पढ़ चुके हैं, लेकिन दो चीजें अभी इंपॉर्टेंट रह गई हैं, उनको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो दोहरी झिल्ली कोशिकांग के बारे में, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, और एक है मुक्त, जिन पर झिल्ली नहीं पाई जाती है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से आप पकड़ लेना। मैं अच्छा, दोहरी झिल्ली के बारे में तो आपको मैं पहले बता के आ चुका हूँ। तो दोहरी झिल्ली तो मैंने आपको दो बताए थे, एक तो बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, तो बताया था मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया, और एक बताया था मैंने आपको हरित लवक, तो बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो ये तो दोनों है कौन से भाई? दोहरी झिल्ली युक्त। लेकिन झिल्ली मुक्त, जिन पर झिल्ली का अभाव होता है, झिल्ली का क्या होता है भाई? अभाव, झिल्ली नहीं पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ये याद रखना। एक तो है राइबोसोम, तो कौन है भाई? राइबोसोम। और दूसरा है सेंट्रोसोम। क्या है भाई? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, राइबोसोम एक, सेंट्रोसोम एक। दोहरी झिल्ली युक्त माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक है, और झिल्ली मुक्त है राइबोसोम और सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम है ना, ये सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में मिलता है। इनमें मिलता है भाई? जंतु कोशिकाओं। और ये किसमें सहायक है? ये सेंट्रोसोम है हमारे कोशिका विभाजन में सहायक है भाई। कोशिका विभाजन में कौन सहायक है? सेंट्रोसोम। अब जो बच गए वो है सभी एकल झिल्ली। वो सभी कैसे हैं भाई? एकल झिल्ली। जैसे हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे लाइसोसोम, पढ़ लेते हैं भाई, लाइसोसोम, गोल्जी का है। अब ये सभी किस में आ जाएंगे? एकल झिल्ली युक्त में। इनको नहीं पूछता है। ये दो इंपॉर्टेंट रखना, दोहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। दोनों को हम क्या बोलते थे भाई? कोशिका के अंदर कोशिका, क्योंकि दोनों के पास क्या था? अपना तो क्या था? राइबोसोम था, और अपना ही क्या था भाई? इनके पास, दोनों के पास अपना डीएनए था। एक हो गया राइसोसोम और सेंट्रोसोम। अच्छा, हरित लवक की हम बात, हरित लवक यहाँ पे नहीं आया था, हरित लवक के बारे में और मैं आपको बता देता हूँ। हरित लवक ये केवल, अच्छा मैंने यहाँ पे बोला है, ये मैं आपको लिख देता हूँ, जंतुओं में। और ये हरित लवक किन में मिलता है भाई? पादपों में। हरित लवक किस में मिलता है? पादपों में। तो यहाँ पे जो हरित लवक है, ये हरित लवक पादपों में किसका निर्माण करता है भाई? भोजन का। तो पादपों में भोजन का निर्माण कहाँ पे होता है? हरित लवक में। पादपों में भोजन का निर्माण कहाँ पे होता है? हरित लवक में। ठीक है, तो ये हरित लवक केवल किस में मिलता है? केवल और केवल किस में मिलता है भाई? पादपों में। और सेंट्रोसोम किन में मिलता है? जंतु में। ये किस में सहायक है? कोशिका विभाजन में सहायक है। और ये किस में सहायक है? इसमें क्या होता है? पादपों में किसका निर्माण होता है? भोजन का। तो भाई हरित लवक में, हरित लवक में पादपों में का निर्माण होता है? भोजन का। अब यहाँ हम कोशिका के बारे में संपूर्ण अध्ययन, अब जितने भी थे हमारे, सभी हम कोशिकांग के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। और
जितना भी था हम सभी कुछ बता चुके हैं, कोशिका विभाजन के बारे में। अब आ चुके हैं श्वसन पे। स्टार्ट है क्या भाई? अब सुनिएगा, अब बात करते हैं हम श्वसन की। देखो, अगर मैं आपको सबसे पहले श्वसन की परिभाषा की बात करूं, देखो श्वसन की परिभाषा होती है भोजन का, भोजन के कोष्टक में मैं एक शब्द लिख रहा हूं ग्लूकोज, भोजन का ऑक्सीकरण द्वारा ऑक्सीकरण करना, भोजन का ऑक्सीकरण द्वारा टूटना क्या कहलाता है भाई? श्वसन कहलाता है। अब मैंने भोजन के कोष्टक में क्या लिखा है? ग्लूकोज, क्योंकि भोजन के रूप में हमारे शरीर में कौन होता है भाई? सबसे लास्ट में ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज का जब क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण, भोजन का क्या हो जाता है भाई? ऑक्सीकरण। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि हम भोजन करते ही क्यों हैं? हम भोजन करते हैं कि हमारे शरीर को क्या मिले भाई? ऊर्जा मिले, हमारे शरीर को क्या मिले? ऊर्जा मिले, इसीलिए हम भोजन करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाई भोजन करते हैं, तो भोजन का लास्ट में क्या बनता है? ग्लूकोज। अब पाचन के बाद में क्या बन गया भाई? ग्लूकोज बन गया। अब इस ग्लूकोज से हमको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अब ये ऊर्जा हमको कहां से मिलेगी? तो ये ग्लूकोज कहां पे चला जाता है भाई? श्वसन में। अब इसका हो जाता है ऑक्सीकरण। क्या हो जाता है भाई? ऑक्सीकरण। यहां पे लिख देता हूं आपको। देखो, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है CH12O6। अब इसका कराना है हमको ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब है कि इसकी हमें क्रिया किससे करानी है भाई? ऑक्सीजन से। जब हम क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें लास्ट में बनता है CO2 प्लस H2, मतलब कार्बोहाइड्रेट, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है भाई? जल। जब हम क्रिया को संतुलित करते हैं तो O2 के आगे क्या लगाते थे भाई? 6। तभी ये अब क्रिया क्या होती है? संतुलित होती है। तो ये हो जाता है भाई ग्लूकोज H12O6 का क्या कराना है भाई? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बन जाएगा भाई? जल। और प्लस में क्या बनता है? प्लस में बनती है ऊर्जा। प्लस में क्या बनती है? ऊर्जा। इसके लिए हम क्या करते हैं भाई? श्वसन। अब ग्लूकोज का क्या हुआ भाई? यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या बना भाई? CO2 H2O और क्या बनी भाई? इस ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं भाई? श्वसन। अब सुनिएगा, अब यहां पे है कि मानव शरीर में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है। ये चीज आपको समझ में आ गई? अब सुनिएगा, अब ये है मानव श्वसन तंत्र। ये क्या है भाई? मानव श्वसन तंत्र। अब मानव श्वसन तंत्र के बारे में मैं आपको बता देता हूं। देखो, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी का मतलब है नासिका गुहा, ठीक है। और ओरल कैविटी का मतलब क्या है? हमारी मुख गुहा। अब सुनिए, हम श्वसन दो दो पथ से करते हैं, दो, एक तो हम नाक से करते हैं, एक मुख से करते हैं। तो सबसे पहले नासिका गुहा और ये मुख गुहा, दोनों के द्वारा हम क्या लेते हैं भाई? दोनों के द्वारा हम श्वसन क्या करते हैं? यहाँ से श्वसन जाती है, फिर है हमारे ये फेरिंग्स है, एपिग्लोटिस है और ये लेरिंग्स है। लेरिंग्स को बोलते हैं हम स्वर तंत्र, स्वर यंत्र। लेरिंग्स को क्या बोलते हैं हम? स्वर यंत्र। एपिग्लोटिस क्या होता है भाई? कि एपिग्लोटिस पे हमारी नाक की श्वसन नली और मुख की श्वसन नली आके क्या हो जाती है भाई? मिल जाती है। तो देखो, यहाँ एपिग्लोटिस है, यहां तक तो देखो, और बता देखिएगा, देखो ये आ रही है यहाँ पे मुख की श्वसन, मुख गुहा, और ये आ रही है यहाँ से नासिका गुहा, और यहाँ पे दोनों मिलके फिर एक हो गए हैं। अब ध्यान रखना, जो ये एपिग्लोटिस है, इस एपिग्लोटिस को हम क्या बोलते हैं भाई? एपिग्लोटिस को हम बोलते हैं चौकीदार। ये चौकीदारी किसकी करता है भाई? देखो, ये चौकीदारी करता है जब हम भोजन कर रहे होते हैं, जब हम क्या कर रहे होते हैं भाई? भोजन कर रहे होते हैं। ये एक प्रकार का ढक्कन है, प्रकार का क्या है भाई? ये जब हम क्या कर रहे होते हैं भाई? भोजन कर रहे होते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो नाक की श्वसन नली को ये क्या कर देता है? बंद कर देता है।
ये जो ढक्कन है ये क्या कर देगा कि यहां से नाक की श्वसन नली को क्या कर देगा, बंद कर देगा। अब नाक की श्वसन नली को ये बंद क्यों करता है भाई? भाई नाक की श्वसन नली को बंद इसलिए करता है कि अगर हम भोजन कर रहे हैं तो भोजन का कोई भी टुकड़ा कहाँ पे नहीं फंस जाए, नाक की श्वसन। और अगर बाई चांस नाक की श्वसन नली है, अगर उसमें क्या हो गया भाई, भोजन का कोई भी कण फंस गया तो हमको सांस लेने में दिक्कत होगी और उससे फिर बहुत हमको क्या हो सकती है भाई, समस्या हो सकती है। हम कभी जब क्या करते हैं कि हमको मना किया जाता है कि भोजन करते समय हमको क्या नहीं करनी चाहिए, बात नहीं करनी चाहिए। तो क्यों नहीं करनी चाहिए बात? कभी जब ये ढक्कन क्या हो जाता है भाई, नहीं लग पाता है या खुला रह जाता है, तो वहां पर क्या होता है, भोजन का कण क्या हो जाता है, उसमें श्वसन नली में क्या हो जाता है, फंस जाता है। और अगर श्वसन नली में भोजन का कोई भी कण फंस गया तो हमको क्या हो सकती है, बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए ये एपिग्लोटिस ढक्कन क्या कर देता है कि जब हम भोजन करते हैं वो नाक की श्वसन नली को क्या कर देता है, बंद कर देता है, जिससे भोजन का कण उसमें जाए ही नहीं। अब सुनिएगा आगे, ये हो गया हमारा स्वरयंत्र जिसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। इस ट्रैकिया में क्या होता है भाई, सॉरी, यहाँ पे फिर लैरिंग स्वरयंत्र है। ये क्या होता है भाई, मादाओं में क्या होता है, महिलाओं में क्या होता है, छोटा होता है, इससे उनकी आवाज सुरीली या पतली होती है। मनुष्यों में क्या होता है या नर में क्या होता है, ये चौड़ा होता है, जिससे आवाज क्या होती है, मोटी होती है। अब आप आगे आओ, मनुष्य में दो क्या मिलते हैं भाई, फेफड़े मिलते हैं। ये है हमारा ट्रैकिया। ये ट्रैकिया में क्या होता है कि सी आकार के क्या मिलते हैं, छल्ले, जिससे श्वसन नली क्या नहीं, वो पीछे नहीं। तो ये हमारा दाया फेफड़ा, ये हमारा दो प्रकार के फेफड़े हैं। ये हमारा राइट लंग्स, दाया फेफड़ा, ये हमारा। अब सुनिए, तो अब ये हमारी श्वसन नली आ रही है, नली आ रही है, ये यहाँ पे कितने भागों में बढ़ जाती है, दो भागों। और दो भागों में बंटने के बाद में इसमें तीन विभाजन होते हैं, और तीन विभाजन के बाद में इसकी सबसे छोटी कोशिका विभाजन के बाद में क्या होती है, सबसे छोटी संरचना में जाके बन जाती है, जिसका नाम है एल्वोलाई, और इसको बोलते हैं हम का। तो क्या बोलते हैं हम, का। अब अगर आपको एक श्वसन तंत्र की या फेफड़ों की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई या फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई या फेफड़ों में सॉरी गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो गैसों का आदान प्रदान होता है कूपिका में। तो ये सबसे छोटी है किसकी, फेफड़ों की या श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन है, हमारी कूपिका। और इसी कूपिका की सहायता से हमारा किसका होता है भाई, गैसों का आदान प्रदान। गैसों मतलब O2 पे CO2 का क्या होता है भाई, आदान प्रदान। तो यहां हम बात करते हैं भाई एल्वोलाई, ठीक है। तो इन कूपिका की सहायता से क्या होता है भाई, गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान। तो यहां हम श्वसन की एक परिभाषा की बात कर चुके हैं। श्वसन की परिभाषा में भोजन का ऑक्सीकरण द्वारा टूटना या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण द्वारा टूटना, यहां हम बात कर चुके हैं। ये क्या है भाई, ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये जल, और प्लस में ये क्या है, ऊर्जा। अच्छा, श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है, अब सुनिएगा भाई। श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है, अगर हम बात करें, देखो श्वसन में क्या होता है, श्वसन में पदार्थ क्या होते हैं भाई, होते हैं पदार्थ क्या होते हैं भाई, टूटते हैं। अब पदार्थ के टूटने का मतलब है, यहाँ पे ग्लूकोज क्या हो रहा है भाई, ग्लूकोज क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज टूट रहा है। अब अगर किसी अभिक्रिया में कोई पदार्थ क्या होता है, टूटता है, तो टूटने पे वो क्या होता है भाई, वो होता है कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, भौतिक और केवल यांत्रिक। अच्छा, भौतिक और यांत्रिक तो है नहीं। अब यहाँ पे कैटाबॉलिक है, क्या एनाबॉलिक है, अपचयी या उपचयी है, यहाँ पे है कैटाबॉलिक। क्योंकि यहाँ पे कैटाबॉलिक में क्या होता है भाई, पदार्थ क्या होते हैं, टूटते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, टूटते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज क्या हो रहा है भाई, टूट रहा है। अब अगर किसी अपक्रिया में कोई भी पदार्थ क्या होता है, टूटता है, टूटता है, अगर वो जो टूटता है तो वो क्रिया होती है अपचयी, कैटाबॉलिक। और अगर आपसे पूछे कि अगर यहाँ पे नए पदार्थों का निर्माण होता तो वो प्रक्रिया होती एनाबॉलिक। लेकिन यहाँ पे भाई पदार्थ क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं, पदार्थ टूट रहे हैं, इस वजह से ये कैसी अपक्रिया है भाई, कैटाबॉलिक।
कैसी अवक्रिया है भाई? कैटाबॉलिक। आगे हम बात करते हैं कोशिकीय श्वसन कोशिका के किस अंग में संपन्न होता है? अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही ये इस क्वेश्चन का मैं आंसर आपको दे चुका हूं। जब मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहा था मैंने आपको बताया था कि जो वायवीय श्वसन है या कोशिकीय जो श्वसन है वो कहां पे संपन्न होता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। जब हम कोशिका के कोशिकांग पढ़ रहे थे मैं वहां पे आपको पहले ही बता के आ चुका हूं कि कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन कहां पे होता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा जी, अब है भाई श्वसन के दौरान ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? अच्छा जी सुनिएगा, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहे थे वहां ये भी चीज मैंने आपको बताई थी कि जो कोशिकीय श्वसन है उसमें ऊर्जा किसके रूप में संपन्न होती है? एटीपी। और एटीपी के अगर आपको पूरा नाम पूछे तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है भाई। तो डीएनए डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और ये है भाई राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और ग्लूकोज तो है ही। अगर इनके पूरे नाम की बात करें तो ये कौन सा है भाई? डीऑक्सी राइबोज, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, एक अम्ल, ठीक है भाई। और आरएनए का पूरा नाम क्या है भाई? राइबोज न्यूक्लिक, ठीक है भाई। तो श्वसन के दौरान अ, ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो श्वसन के दौरान ऊर्जा संचित होती है एटीपी के रूप में। अब आगे हम बात करते हैं। अच्छा जी, आगे है वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? देखो पीछे कहीं पर जगह है तो मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ। आप देखिएगा, जो श्वसन है, श्वसन हमारा दो प्रकार का होता है। पहला है वायवीय श्वसन, वायवीय, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। जो किस में होता है भाई? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की किस में होता है भाई? उपस्थिति में। वो होता है हमारा कौन सा श्वसन? वायवीय श्वसन। दूसरी चीज, वायवीय श्वसन की अगर आपसे बात करें कि वायवीय श्वसन संपन्न कहां पे होता है, तो वायवीय श्वसन संपन्न होता है भाई, वायवीय श्वसन होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, कि वायवीय श्वसन में ऊर्जा कितनी बनती है? तो ध्यान रखना, यहाँ पे है 38 एटीपी एटीपी ऊर्जा भाई, 38 एटीपी ऊर्जा। तो वायवीय श्वसन में अगर आपसे पूछ ले कि कितनी ऊर्जा निर्मित होती है, तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा बनती है 38 एटीपी। श्वसन का पहला प्रकार हम पढ़ चुके हैं, वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन क्या है भाई? ऑक्सीजन की किस में होता है? उपस्थिति में होता है। क्या बनता है भाई इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। क्या सॉरी, कहां पे संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और कहां पे है भाई? इसमें ऊर्जा कितनी बनती है? 38 एटीपी। और तीसरी चौथी चीज, इसका अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद, अंतिम उत्पाद मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अंतिम उत्पाद क्या है भाई। एक तो जब हमने ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया था तो एक तो बना था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक क्या बना था भाई? जल, और एक और क्या बना था भाई? तीन चीज बन गई है यहाँ पे, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्लस क्या बनी है भाई? ऊर्जा। और ऊर्जा भी कितनी? 38 एटीपी। कभी कभी ये 36 एटीपी भी हो जाता है कोशिका के आधार पर, लेकिन मोस्टली आप तो 38 एटीपी ध्यान रखना। कभी कभी जब कोशिकाओं के आधार पर है तो कभी कभी 36 एटीपी भी होता है, लेकिन मोस्टली कितना है भाई? 38 एटीपी है। दूसरी चीज मैं आपसे बात करूं, ये तो हो गया हमारा वायवीय श्वसन। दूसरा है हमारा अवायवीय श्वसन। वायवीय,
अच्छा जी, अवायवीय श्वसन में, अच्छा ये एक तो होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की किस में भाई, अनुपस्थिति में, एक। दूसरा, दूसरा ये कहां पे होगा भाई, ये होता है कोशिका द्रव्य में, कहां पे होता है भाई, कोशिका द्रव्य में। तीसरी चीज है, इसमें बनती है भाई 2 एटीपी, इसमें क्या बनती है भाई, कितनी एटीपी ऊर्जा बनती है, 2 एटीपी, 2 एटीपी ऊर्जा, कितनी ऊर्जा बनती है यहाँ पे, 2 एटीपी ऊर्जा। और इसका जो अंतिम उत्पाद है, जो इसका अंतिम उत्पाद है वो है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, इसका अंतिम उत्पाद क्या है भाई, एथिल एल्कोहल। अब यहां पे आइए भाई, अच्छा पहले जो इसने पूछा है वो पूछा है वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो देखो केवल CO2 नहीं, केवल CO2 एंड CO2 नहीं, लैक्टिक अम्ल, CO2, एथिल एल्कोहल, क्या है, ये 3 चीजें, CO2 है, जल है, और क्या है भाई, ऊर्जा। तो ये वाला है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वायवीय श्वसन में क्या बनता है भाई, CO2 बनता है, जल बनता है, और क्या बनता है भाई, ऊर्जा। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक डायग्राम है लेकिन थोड़ा सा ब्लर है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा देखिए, क्या है ग्लूकोज, क्या लिख रहा है भाई, अच्छा ध्यान रखना, ग्लूकोज कितने कार्बन का है भाई, 6 कार्बन, 6 कार्बन का है यहाँ पे। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं भाई, 6 कार्बन। अच्छा ठीक है, तो ये ग्लूकोज है, ये साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, तो ये कोशिका द्रव्य है, इसमें ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज पहले चेंज होता है पायरुबिक अम्ल में, पायरु, तो पायरुबिक अम्ल होता है 3 कार्बन वाला, प्लस में यहां पर भी क्या बनती है भाई, प्लस में यहां पे भी क्या बनती है भाई, ऊर्जा। ग्लूकोज, ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में किस में चेंज हो जाता है भाई, पायरुविक अम्ल में। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे 3 स्टेप हैं इसके, एक है हमारा यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की O2 अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की किस में भाई, अनुपस्थिति में। तो मैंने आपको बता दिया पहले, मैंने आपको यहाँ पे बताया है भाई क्या, कि यहाँ पे क्या बनता है इसका अंतिम उत्पाद, एथिल एल्कोहल प्लस है यहाँ पे, ठीक है, और प्लस में ऊर्जा कितनी, ऊर्जा हम यहाँ पे पहले बता चुके हैं आपको, 2 एटीपी। तो देखो ये तो क्या है भाई यहाँ पे, अब बन गए यहाँ पे एक तो एथिल एल्कोहल, एथिल कोहल, एथिल एल्कोहल का अगर आपको सूत्र पूछता है तो ये होता है CH5OH, H5OH, एथिल एल्कोहल प्लस ये हो गई CO2, प्लस में ये क्या हो गई भाई, एनर्जी, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये है भाई लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की, एक तो है ऑक्सीजन की बिल्कुल अनुपस्थिति, एक है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, जैसे हम कभी जभी, जब हम कभी जभी क्या है, जब हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करने के बाद में कुछ देर बाद में हमको थकान होने लग जाती है, कुछ देर बाद में हमको क्या होने लग जाती है भाई, थकान। वो थकान क्यों होती है, अच्छा ध्यान रखना, वो थकान क्यों होती है कि जब हम वर्कआउट या फिर कोई भी व्यायाम करते हैं तो हमें क्या होता है कि ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है, और ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन क्या मिलती है हमको, कम। अब ऑक्सीजन जब हमको कम मिलती है तो वो क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो ग्लूकोज अतिरिक्त टूट जाता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, किसमें, लैक्टिक अम्ल में भाई, लैक्टिक अम्ल में। अब इस लैक्टिक अम्ल में, इस लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण, तो ये क्या होता है भाई कि हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और इस लैक्टिक अम्ल के जमाव की वजह से, इस लैक्टिक अम्ल के
जमाव की वजह से हमारी मांसपेशियों में क्या होने लग जाती है भाई, थकान होने लग जाती है। तो ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन की एक तो अनुपस्थिति है, अगर आपसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति नहीं, अगर आपसे ऑक्सीजन की कमी बोले, O2 की क्या बोले भाई, कमी, अगर O2 की कमी, तो O2 की कमी की वजह से क्या होता है भाई, एक बनता है लैक्टिक अम्ल, प्लस में बनती है ऊर्जा, प्लस में क्या बनती है भाई, ऊर्जा। अब लैक्टिक अम्ल प्लस क्या बनता है, ऊर्जा। ये लैक्टिक अम्ल कितने कार्बन का है भाई, 3 कार्बन वाला। कितने कार्बन वाला भाई, 3 कार्बन वाला। एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, एक ऑक्सीजन की क्या हो गई भाई, उपस्थिति। अगर हम ऑक्सीजन की उपस्थिति की बात करें तो वो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, O2 बनेगा, जल बनेगा, और प्लस में क्या बनेगी भाई, एनर्जी। यहाँ पे 2 एटीपी बनेगी, यहाँ पे कितनी एटीपी बनेगी भाई, 38 एटीपी बनेगी। कितनी एटीपी बनेगी भाई, 38 एटीपी। और जो ये चीज है, अब ध्यान रखना, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ना, इसको हम किण्वन भी बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं भाई, किण्वन। और इसी किण्वन की क्रिया, ये किण्वन की क्रिया ये कहाँ पे होती है भाई, यीस्ट, एक जीव है जिसका नाम है यीस्ट। यीस्ट में क्या होता है भाई, किण्वन, इसकी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति की वजह से। और इस किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनाई जाती है भाई, शराब का निर्माण होता है। इस किण्वन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है, शराब का। अब आपने देखा कि कितना बनता है भाई, एथिल एल्कोहल बनता है। यहाँ पे क्या बनता है भाई, एथिल एल्कोहल बनता है। लेकिन कभी जब क्या होता है कि ये एथिल एल्कोहल ना बन के कभी जब यहाँ पर क्या बन जाता है, मेथिल एल्कोहल। क्या बन जाता है भाई, मेथिल एल्कोहल। और जो मेथिल एल्कोहल होता है ना, तो मेथिल एल्कोहल क्या होता है, अत्यंत हानिकारक। और इसी वजह से कभी जब आपने अखबार में एक न्यूज पढ़ी होगी कि जहरीली शराब पीने से मौत, तो वो जहरीली शराब कहाँ से बनती है, ऐसे ही बनती है। कभी जब एथिल एल्कोहल की जगह क्या बन जाता है, मेथिल एल्कोहल। और उस मेथिल एल्कोहल वाली शराब को पीने से क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। अब सुनिएगा भाई, मानव में श्वसन प्रति मिनट सामान्य कितनी होती है। अब ध्यान रखना, ये है भाई 12, 12 से 16 बार, 12 से 16 बार, ठीक है, 12 से 16 बार। लेकिन ये बच्चों में लगभग कितनी होती है भाई, बच्चों में होती है 45 बार, 45 बार, ठीक है। तो अगर प्रति मिनट की बात करें हम, तो 1 मिनट में श्वसन की दर, एक जो वयस्क मनुष्य है, मनुष्य में उसको में कितनी होती है, 12 से 16 बार। लेकिन बच्चों में कितनी होती है भाई, 45 बार। क्योंकि बच्चों में जल्दी श्वसन होता है, क्योंकि उनके फेफड़े क्या होते हैं उस टाइम पे, अब अल्प विकसित छोटे होते हैं, कि वो बात जल्दी जल्दी क्या करते हैं भाई, श्वसन करते हैं। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तो मैंने आपको बता चुका हूं, माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्या होता है भाई, वायवीय श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, कहां पे होता है भाई, कोशिका द्रव्य में। अवायवीय श्वसन मैं आपको पहले बता चुका हूं, अवायवीय श्वसन कहां पे होता है भाई, कोशिका द्रव्य में। मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज किस में बदल जाता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, मनुष्य में मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये किस में चेंज हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में। किसमें चेंज हो जाता है भाई, लैक्टिक अम्ल में। अब बात करते हैं यीस्ट में अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या होता है। मैंने आपको बताया था यीस्ट में कौन सी क्रिया होती है भाई, किण्वन की, इसकी होती है किण्वन की। अब किण्वन की क्रिया का अंतिम उत्पाद या अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है भाई, एथिल एल्कोहल, और क्या है भाई, एथिल एल्कोहल, और क्या है, 2, ठीक है भाई, केवल CO2, केवल CO2 तो है नहीं, जल और CO2 है नहीं। और लैक्टिक अम्ल कहाँ पे बनता है, हमारी मांसपेशियों में। और अवायवीय श्वसन या फिर यीस्ट में क्या होता है, किण्वन, ये इसमें क्या बनता है, एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या है भाई, C2H5OH, ध्यान रखना। और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कितनी बनती है भाई, 2 ATP, 2 ATP। आगे चलिएगा भाई, अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से कितनी शुद्ध एटीपी प्राप्त होती है, हम पहले बता चुके हैं, एक कितनी बनती है भाई, 2 ATP। वायवीय श्वसन में 38 ATP। और कभी जभी वो मैं आपको एक अलग चीज है, 36 ATP भी बनती है कभी जभी, ठीक है भाई। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम श्वसन को कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे। अच्छा अब सुनिएगा भाई, 2-3 चीज और सुन लीजिएगा।
अगर जो श्वसन को मापने का यंत्र है, श्वसन मापने का, श्वसन की दर जो मापने का यंत्र है उसका नाम है स्पायरोमीटर। स्पायरो, ठीक है भाई, स्पायरोमीटर। अच्छा, और दूसरी चीज कि जो श्वसन की क्रिया है हमारे शरीर में, जो श्वसन की क्रिया होती है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। जैसे नासिका द्वार है, नासिका से हमारे शरीर के अंदर जाएगी, श्वसन कहाँ पे जाएगी? फेफड़ों में। कहाँ पे जाएगी? फेफड़ों में। अच्छा, जब हमने बात की थी, जब फेफड़े हैं तो फेफड़ों में क्या होता है कि फेफड़ों में मैंने आपको बताया था कि कूपिकाओं में O2 और CO2 का क्या होता है? आदान प्रदान। अब O2 और CO2 का आदान प्रदान किसकी सहायता से होता है? कूपिकाओं की सहायता से। किसकी सहायता से होता है भाई? कूपिकाओं की सहायता से। देखो, दो क्रियाएं होती है श्वसन की, एक होती है निश्वसन और एक होती है उच्च श्वसन। एक क्या होती है भाई? उच्च श्वसन। अब देखिएगा, अब निश्वसन तो क्या होता है भाई कि जब हम बाहर से वायु कहां लेते हैं? फेफड़ों के अंदर। तो निश्वसन का मतलब क्या है भाई? वायु का अंदर प्रवेश, वायु का अंदर प्रवेश। तो वायु का अंदर प्रवेश तो क्या कहलाता है भाई? निश्वसन। नी माने, ध्यान रखना, नी माने नहीं, फेफड़ों में क्या नहीं है? आगे जगह, तो कहां, कब जगह नहीं है? और आगे लेने के लिए, तो अंदर जब हम वायु ले रहे हैं, कहां ले रहे हैं हम भाई? वायु अंदर, तो वो तो होता है निश्वसन। अब निश्वसन में क्या होता है कि जैसे फेफड़ों की सतह पर O2 और CO2 का क्या हो जाता है भाई? आदान प्रदान। जब हमने ये वायु ली है तो इसमें कुछ तो O2 होगी, कुछ CO2 होगी। तो जो O2 है तो वो फेफड़ों की सतह पर क्या होता है भाई कि फेफड़ों की सतह पर कूपकाओं की सहायता से बिल्कुल सतह पे पहुंच जाती है और वहां पे ब्लड में। अब ध्यान रखना, श्वसन का आदान प्रदान मैं आपको बता दूंगा, यहाँ पे मैं बता देता हूं आपको। तो श्वसन या फिर गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान कौन सी क्रिया है? एक विसरण की जो क्रिया है, इसकी क्रिया है भाई विसरण, डिफ्यूजन। विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। ध्यान रख लेना आप, जो फेफड़ों की सतह पे जो O2 और CO2 जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कौन सी क्रिया के द्वारा होता है? विसरण की क्रिया के द्वारा। वायु का अंदर लेना क्या कहलाता है भाई? निश्वसन। और वायु का कहाँ निकालना, या फिर अ, या फिर ऐसे लिख लो, वायु का बाहर निकालना। या फिर CO2 का बाहर निकालना क्या कहलाता है भाई? उच्च श्वसन। तो निश्वसन वायु का अंदर लेना, उच्च श्वसन वायु का बाहर निकालना। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं परिसंचरण हृदय पे। ठीक है भाई। स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है भाई? तो स्वस्थ स्वस्थ जो मनुष्य है उसका 120/80, 120/80। तो हमारा सामान्य रक्तचाप कितना होता है भाई? 120/80। अच्छा, अब मैं यंत्र बता देता हूं कि जिससे हम रक्तचाप मापते हैं। स्पाइग्नोमेनोमीटर। स्पाइग्नोमेनोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं भाई? रक्तचाप को क्या करते हैं भाई? मापते हैं। 120/80 है। अच्छा, मनुष्य का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मनुष्य का लाल रंग होता है भाई हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है भाई? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? अच्छा जी, देखिएगा, यहाँ पे हमने एक डायग्राम लिया है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, देखो, ये है हमारा भाई दायां आलिंद, ये है हमारा क्या है भाई? दायां है। ये है हमारा क्या भाई? दायां ठीक है भाई। ये है हमारा, ये है हमारा बायां आलिंद, ये है हमारा बायां। अब सुनिए,
अब यहाँ पे आपसे पूछा है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 1 2 3 4। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं भाई, 4 कोष्ठ होते हैं। अब सुनिएगा क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में, हमारे जो पूरे शरीर है उसमें से जितना भी अशुद्ध रुधिर है, जितना भी अशुद्ध रुधिर है, अब अशुद्ध रुधिर किसको बोलते हैं भाई, अशुद्ध रुधिर जिसमें CO2 अन्य जितने भी पदार्थ हैं वो सभी मिले होते हैं, उसको बोलते हैं अशुद्ध रुधिर। तो ये सबसे पहले हमारा अशुद्ध रुधिर कहाँ पे आता है भाई, दाएं आलिंद में। कहाँ पे आता है भाई, दाएं आलिंद में। सबसे पहले हमारे दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से ब्लड आता है हमारे दाएं निलय में। कहाँ पे आता है भाई, दाएं निलय। और यहां से क्या होता है भाई, यहां से रुधिर चला जाता है हमारे कहाँ पे, फेफड़ों में। फेफड़ों में या फेफड़ों की सतह पे चला जाता है भाई, फेफड़ों की सतह पे। मैंने आपको पहले बताया भाई, अभी श्वसन जब हम बता रहे थे, यहाँ से क्या होता है कि फेफड़ों की जो सतह होती है, फेफड़ों की सतह पे कैसा रुधिर आता है भाई, अशुद्ध रुधिर आता है। मतलब ऐसा रुधिर जिसमें कुछ CO2 वगैरह जो गैस है वो मिली होती है। अब फेफड़ों की सतह पे क्या होता है, मैंने आपको बता दिया गैसों का क्या होता है भाई यहाँ पे, आदान प्रदान। गैसों का क्या होता है भाई यहाँ पे, आदान प्रदान। गैसों का क्या होता है भाई, आदान प्रदान। किस क्रिया से होता है, विसरण क्रिया के द्वारा। अब यहाँ पे विसरण क्रिया के द्वारा क्या होगा, जो रक्त में जितनी भी CO2 है, जितनी भी क्या है भाई CO2, वो CO2 कहाँ पे चली जाएगी, कूपकाओं में। और कूपकाओं में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ पे मिल जाएगी, हमारे कहाँ पे आ जाएगी भाई, हमारे रुधिर में आ जाएगी। अब रुधिर में जब आ जाएगी, तो रुधिर में जब ऑक्सीजन मिल गई, तो अब रुधिर हो गया क्या भाई, शुद्ध हो गया। रुधिर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या बना लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ के क्या बना लेती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीमोग्लोबिन से जुड़ के जो अब रक्त में जो ऑक्सीजन है, ये रुधिर आता है हमारा कहाँ पे, बाएं आलिंद। कहाँ पे आता है, बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद के बाद में कहाँ पे जाता है, बाएं निलय में। और बाएं निलय से, बाएं निलय से जो शुद्ध रुधिर है, बाएं निलय से जो कौन सा रुधिर है, शुद्ध रुधिर है, बाएं निलय से शुद्ध रुधिर हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को क्या कर दिया जाता है भाई, पहुंचा दिया जाता है। शरीर के प्रत्येक अंग को क्या कर दिया जाता है भाई, पहुंचा दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि शरीर के या हृदय के किस भाग में अशुद्ध रुधिर बहता है। तो ध्यान रखना, दाएं भाग में कैसा रुधिर बहता है भाई, अशुद्ध रुधिर। बाएं भाग में कैसा रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर। दाएं भाग में कैसा रुधिर है, अशुद्ध रुधिर। बाएं भाग में कैसा रुधिर है भाई, शुद्ध रुधिर है। अब यहाँ पे मानव हृदय के कितने कक्ष हैं भाई, 4 कक्ष हैं। तो हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र, हृदय की धड़कन को मापने वाला यंत्र क्या है भाई, अच्छा देखो, स्पिग्नोमेनोमीटर तो क्या है भाई, रक्तदाब को मापता है। स्टेथोस्कोप क्या है भाई, हमारी जो धड़कन को सुनता है। और ECG क्या है, कि जो धड़कन का जो ग्राफ है, इसका पूरा नाम मैं आपको लिख देता हूं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। तो हम जब कभी हमारे हृदय में या फिर हमें कभी कोई समस्या होती है तो हम उसकी जांच कराने जाते हैं ECG। तो ECG में क्या आती है, कुछ ऐसी लाइन सी आती है, वो क्या है कि हमारी जो धड़कन है उसका क्या है भाई, ग्राफ या निरूपण है। और उसको डॉक्टर क्या करता है भाई, अध्ययन करता है, उसके बाद में बताता है कि हृदय में कोई परेशानी है या आपके नहीं है। थर्मामीटर से क्या मापते हैं हम भाई, तापमान। क्या मापते हैं हम, तापमान। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा भाई स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। स्पिग्नोमेनोमीटर से हम क्या मापते हैं भाई, रक्तदाब। अच्छा, हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं, अब ध्यान रखना भाई, हृदय का पेसमेकर बोलते हैं हम ऐसे नोड को। क्या बोलते हैं भाई, ऐसे नोड को। और इसे हम एक चीज और बोलते हैं, इसे हृदय का भी हृदय बोलते हैं। हृदय का हृदय, इसे हम हृदय का भी क्या बोलते हैं भाई, हृदय। क्यों, क्योंकि जो ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड जब तक पंप करता रहेगा, ये ऐसे ऐसे पंप करता रहता है, तो इससे क्या होता है भाई कि हमारे हृदय क्या होता है भाई, धड़कता रहता है। अगर ऐसे नोड काम करना बंद कर दे तो हृदय क्या कर जाएगा भाई, हृदय बिल्कुल फिर कोई काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हृदय का पेस मेकर, तो इसी से क्या होता है भाई, धड़कन की उत्पत्ति होती है। तो ऐसे नोड को हम हृदय का क्या बोलते हैं, पेस मेकर। ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, हृदय का हृदय। अब ध्यान रखना, ये दो नाम और ध्यान रखना, बंडल ऑफ हिंज और पुरकुंजे के तंतु। ये भी अगर आपसे कभी पूछ ले, अब इनके बारे में आप डीपली तो ज्यादा मत जाइएगा,
लेकिन ये 3-4 नाम आपको ध्यान होने चाहिए। कभी जब भी वो क्या पूछ लेता है कि हृदय से संबंधित संरचना नहीं है, तो पुरकिंजे के तंतु किस में मिलते हैं? हृदय में। बंडल ऑफ हिंज किस में मिलते हैं? हृदय में। ऐसे नोड किस में मिलता है? हृदय में। और ए बी नोड किस में मिलता है भाई? हृदय में। ये ऐसे चलता है कि ऐसे नोड से संकेत जाते हैं ए बी नोड में। ए बी नोड में ऐसे नोड से क्या जाते हैं भाई? ए बी नोड में। ए बी नोड से जाते हैं बंडल ऑफ हिंज में, और बंडल ऑफ हिंज से किस में जाते हैं? पुरकिंजे के तंतु में। अब पुरकिंजे के तंतु में फिर क्या होता है भाई? हृदय क्या होता है? पंप करता। अगर हृदय पंप करना बंद, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अशुद्ध रुधिर आया दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में। तो दाएं निलय से जब एक जो भी एक धमनी और सिरा, दो संरचना है, एक धमनी है एक सिरा है, तो यहां बता देता हूं, धमनी है और सिरा है। अच्छा, धमनियों में कैसा रुधिर बहता है भाई? शुद्ध रुधिर। कौन सा रुधिर बहता है भाई? शुद्ध रुधिर। सिराओं में बहता है अशुद्ध रुधिर। सिराओं में कैसा रुधिर बहता है भाई? अशुद्ध रुधिर। धमनी में कैसा भाई? शुद्ध। सिरा में कौन सा? अशुद्ध। इनका एक एक अपवाद है, एक एक इनका क्या है भाई? अपवाद है। धमनी का और सिरा का अपवाद क्या है भाई? एक फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी है जिसमें कैसा रुधिर बहता है भाई? अशुद्ध रुधिर बहता है। फुफ्फुस धमनी में कैसा रुधिर बहता है? अशुद्ध रुधिर। और सिरा का भी एक अपवाद है कि एक ऐसे ही फुफ्फुस सिरा है। ये क्या है भाई? फुफ्फुस सिरा। अब फुफ्फुस सिरा ही एक ऐसी है जिसमें क्या बहता है भाई? शुद्ध रुधिर बहता है। तो ध्यान रखना, धमनी और सिरा, धमनी में कैसा रुधिर बहता है भाई? शुद्ध। सिरा में कैसा रुधिर बहता है? अशुद्ध। इनका एक एक अपवाद है। फुफ्फुस धमनी में कैसा रुधिर बहता है भाई? अशुद्ध रुधिर बहता है। फुफ्फुस सिरा में कैसा रुधिर बहता है भाई? शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है भाई। फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में आता है? मैंने आपको पहले बताया था कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त किस भाग में आएगा भाई? बताइएगा मुझे। दाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में, दाएं निलय में, या बाएं निलय में? तो मैंने आपको पहले बताया था भाई, देखिएगा मैं आपको फिर बता देता हूं एक बार कि हमारे हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। पहले होता है राइट आलिंद, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा दाएं आलिंद। ये हो गया हमारा राइट निलय, दाएं निलय। ये हो गया हमारा लेफ्ट आलिंद, और ये हो गया हमारा लेफ्ट निलय। सबसे पहले क्या होगा भाई कि शरीर का जितना भी अशुद्ध रुधिर है वो कहाँ पे आएगा? शरीर का जितना भी अशुद्ध रुधिर है वो कहाँ पे आएगा? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से कहाँ पे जाएगा भाई? यहाँ पे दाएं निलय में। दाएं निलय से कहाँ पे जाएगा भाई? मैं आपको बताया था, फेफड़ों में। कहाँ पे जाएगा? फेफड़ों में। फेफड़ों में क्या हो जाएगा? यहाँ पे रक्त का शुद्धिकरण हो जाएगा, और रक्त का शुद्धिकरण होने के बाद में कहाँ पे आएगा भाई? ये बाएं आलिंद में। कहाँ पे आएगा? बाएं आलिंद में। कहाँ पे आएगा भाई? बाएं आलिंद में आएगा। और बाएं आलिंद से रुधिर कहाँ पे आएगा? बाएं निलय में। और बाएं निलय से फिर रुधिर कहाँ पे चला जाएगा? शरीर के प्रत्येक अंग को चला जाएगा। अब शरीर में फिर क्रिया होगी, और फिर क्या होगा भाई? शरीर में फिर रुधिर अशुद्ध होगा, तो अशुद्ध रुधिर कहाँ पे आएगा? हमारे दाएं आलिंद में आएगा। इस क्रिया को हम बोलते हैं भाई दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं इसको हम? दोहरा परिसंचरण तंत्र। क्या बोलते हैं भाई? दोहरा परिसंचरण तंत्र। मतलब क्या है दोहरे परिसंचरण तंत्र का? कि हमारे हृदय से रुधिर कितनी बार गुजरता है? 2 बार। एक बार कैसी अवस्था में? अशुद्ध अवस्था में। दूसरी बार कैसी अवस्था में? शुद्ध अवस्था में। ठीक है भाई, ये हो गया यहाँ पे। फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में आता है? अच्छा जी, अच्छा सुनिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक, आप एक बार यहाँ पे देखिएगा कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त। अब मुझे एक चीज बताइएगा, फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में आता है? और अगर आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि फेफड़ों में रक्त, फेफड़ों में रक्त या फिर अशुद्ध रक्त दे दे, या फिर डायरेक्टली आपको रक्त दे दे, तो किस भाग से आता है? तो फिर आपको क्या करना है भाई? दाया निलय। क्या करना है भाई? दाया निलय। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा देखना, ये एग्जाम का रूल है, आता हमको सब कुछ है, हम यहाँ से अच्छे से पढ़ के जाते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, हमसे छोटी 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 माइनर मिस्टेक हो जाती है अगर हम क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक नहीं पढ़ते हैं। तो हमको पहला काम करना है, क्या करना है?
कि धैर्य पूर्वक एक बार क्वेश्चंस को पढ़ना है कि हाँ क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में हाँ पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। सबसे पहले ये बहुत छोटी माइनर मिस्टेक होती है, हाँ या ना। अगर क्वेश्चन में नहीं या हाँ पूछ रहा है, सबसे पहले उसी को अंडरलाइन किया करो आप। अच्छा अब देखिएगा भाई, पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन ऊतक द्वारा होता है। देखिएगा, पौधों में दो प्रकार के ऊतक मिलते हैं भाई, एक तो है फ्लोएम, एक है जाइलम। एक तो है फ्लोएम और एक है जाइलम। अच्छा जी, सुनिएगा भाई, अगर आपसे पूछे फ्लोएम, तो जो देखो पत्तियों में जो भोजन का निर्माण होता है, पत्तियों में किसका निर्माण होता है भाई, भोजन का निर्माण। तो पत्तियों में जो भोजन का निर्माण होता है, तो उस भोजन को पादप के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है भाई, फ्लोएम। ध्यान रखना, भोजन को पादप के प्रत्येक भाग तक, तो भोजन को पादप के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। और जाइलम क्या करता है कि जड़ों के द्वारा जो जल और खनिज लवणों का अवशोषण होता है, जाइलम क्या करता है भाई कि जड़ों के द्वारा जो जल और खनिज लवणों का क्या होता है, अवशोषण, उनको पादप के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम कौन करता है भाई, जाइलम। तो ध्यान रखना कि जड़ों द्वारा अवशोषण, जल व खनिज लवणों का, जल व खनिज लवणों का परिवहन। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा पौधों में जल और खनिज लवणों का अवशोषण किस ऊतक के द्वारा होता है भाई, तो ये हो जाएगा जाइलम के द्वारा। अगर भोजन का पूछे तो किसके द्वारा हो जाएगा भाई, फ्लोएम के द्वारा। पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है भाई, फ्लोएम। कौन करता है भाई, फ्लोएम। कौन करता है, फ्लोएम। अच्छा ध्यान रखना, रंध्र, रंध्रों के द्वारा क्या होता है कि पत्तियों में जो संरचनाएं बनती हैं वो रंध्र होती हैं। अब रंध्रों के द्वारा क्या होता है कि जब पत्तियों के रंध्र खुले होते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है भाई, O2 और जो जो गैस हैं उनका क्या होता है, आदान प्रदान। क्या होता है भाई यहाँ पे, आदान प्रदान। तो दिन के समय तो रंध्र क्या होते हैं भाई, खुले रहते हैं, रात को रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद। अब दिन के समय रंध्र खुले रहते हैं, तो दिन के समय ही पत्तियों में क्या होता है भाई, भोजन का निर्माण। दिन के समय ही पत्तियों में किसका निर्माण होता है, भोजन का, क्योंकि दिन के समय रंध्र क्या होते हैं, खुले होते हैं। तो दिन के समय रंध्र खुले होते हैं, इसलिए पादपों में भोजन का निर्माण किस टाइम होता है, दिन में। रात को भोजन का निर्माण नहीं होता। पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से किसके द्वारा होती है, तना, जड़, रंध्र, स्टोमेटा, टहनी। ध्यान रखना, रंध्र मैंने आपको बता दिया ना, जब रंध्र बंद होंगे तो गैसों का कार्य नहीं होगा भाई, कोई आदान प्रदान नहीं होगा, तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्य रूप से किसके द्वारा होती है, रंध्रों के द्वारा। जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर क्या कहा जा सकता है, तो जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर के कहा जाता है भाई संवहन ऊतक, वेस्कुलर टिश्यू। क्या क्या कहते हैं भाई, वेस्कुलर टिश्यू, संवहन ऊतक। अच्छा जी, अब आ गए भाई हम जनन। अब आ चुके हैं जनन पे, यहाँ पे आपको कुछ जनन के बारे में बताइएगा भाई। अच्छा देखिए, जनन मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। पहला है हमारा अलैंगिक जनन, दूसरा है हमारा कायिक जनन, तीसरा है हमारा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अगर आपसे जनन की बात करूं, तो सबसे पहले मुझे एक बात आप बताइएगा कि जनन कहते हम किसे हैं। अच्छा, और जनन कहते किसे हैं और जनन क्यों आवश्यक। तो जनन हम बोलते हैं कि जब नर प्राणी और मादा प्राणी, जब नर प्राणी और मादा प्राणी आपस में क्या करते हैं भाई, निषेचन की क्रिया करते, सॉरी, जब जनन की क्रिया करते हैं,
जब नर प्राणी और मादा प्राणी किसकी क्रिया करते हैं भाई, जनन, और उससे क्या उत्पन्न होती है भाई, संतान। क्या उत्पन्न होती है, संतान। तो हम अगर बात करें जनन की, तो जनन का मतलब है कि नर प्राणी और मादा प्राणी मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, अपने समान संतति का। किसका, अपने समान संतति, मतलब अपने समान संतान का निर्माण करते हैं। अगर जनन की क्रिया नहीं हो तो अपने समान क्या नहीं उत्पन्न हो, संतति, और अपने समान संतान उत्पन्न नहीं हो तो आगामी पीढ़ियों का निर्माण नहीं हो। भाई आप एक चीज बताइए, अगर जनन की क्रिया नहीं हो तो फिर जो हमारी संतान है वो पैदा कैसे होंगी, और अगर संतान नहीं होंगी तो फिर हमारा आगे का भविष्य कैसे होगा भाई। फिर तो क्या होगा कि हमारे बाद में फिर कोई रहेगा ही नहीं, अगर जनन नहीं होगा तो। कि जनन से ही हम क्या क्या उत्पन्न करते हैं भाई, संतान उत्पन्न करते हैं। तो जब नर प्राणी और मादा प्राणी मिलकर जनन करते हैं तो देखो वो तो होता है भाई लैंगिक जनन। अच्छा, अब मैं तो अगर सीधी सी बात बताता हूं आपको, जनन क्या है, कि जनन के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना। अपने समान क्या उत्पन्न करना भाई, संतति। अच्छा, अब ध्यान रखना, अलैंगिक जनन है। कौन सा जनन है भाई, अलैंगिक जनन। तो जो अलैंगिक जनन है इसमें केवल एक प्राणी, केवल कितना होगा भाई, केवल केवल एक प्राणी, केवल एक ही प्राणी, केवल एक ही प्राणी अगर संतान की क्या कर दे भाई, उत्पत्ति। केवल एक ही प्राणी संतान की क्या कर दे भाई, उत्पत्ति, तो वो तो है हमारा अलैंगिक जनन। अगर एक ही प्राणी किसकी उत्पत्ति कर दे भाई, संतान की, तो वो तो है हमारा कौन सा जनन भाई, अलैंगिक जनन। और अगर नर व मादा प्राणी, नर व मादा प्राणी दोनों मिलकर, नर व मादा प्राणी दोनों मिलकर क्या करें भाई, संतान उत्पन्न करें, संतान क्या करें भाई, उत्पन्न करें, तो वो है हमारा कौन सा जनन भाई, लैंगिक जनन। और कायिक जनन किसमें होता है भाई, पादपों में। कायिक जनन किसमें होता है, पादपों में। तो मुख्यतः मनुष्य में तो कितने प्रकार का जनन होता है, दो प्रकार का, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। पादपों में कौन सा जनन होता है भाई, कायिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है। अब सुनिएगा, अब ये जो है लैंगिक जनन है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि केवल एक ही प्राणी, एक ही प्राणी का मतलब है या तो नर प्राणी हो या मादा प्राणी हो, अगर नर प्राणी या मादा प्राणी दोनों में से एक ही प्राणी अगर क्या उत्पन्न कर दे, संतान उत्पन्न कर दे, तो वो कौन सा जनन है भाई, लैंगिक जनन। अब इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, तो मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी क्रियाओं के द्वारा होता है। अच्छा, एक है विखंडन। क्या है भाई, विखंडन। एक कौन सी प्रक्रिया है भाई, विखंडन। एक तो विखंडन है, और विखंडन में ध्यान रखना, अगर दो समान भाग में, दो समान भाग में, दो समान भाग में जीव बढ़ जाए, जैसे एक अमीबा नाम का एक जीव है, उसकी आकृति कुछ भी निश्चित नहीं होती है, तो ये उसकी वो है, और ये इसके अंदर क्या है भाई, ये केंद्रक है, और ये इसका क्या है भाई, कोश का द्रव है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार से खांच खांच बनती है, और ये खांच आगे बढ़ती चली जाती है, और बढ़ करके क्या कर देती है भाई, कि ऐसे दो अमीबा का क्या कर देती है, निर्माण। जैसे ये है अमीबा, तो अमीबा में ये क्या बनी भाई, खांच बनी, और इस खांच से क्या बन गया, दो समान अमीबा का क्या हो गया भाई, निर्माण। तो अगर एक अमीबा से यहाँ पे कितने अमीबा बन गए, दो अमीबा बन गए, तो ये कौन सी क्रिया है भाई, द्विविखंडन है। यहाँ पे एक ही अमीबा था, इससे दो संतति बन गई, तो ये क्या हो गया भाई, द्विविखंडन। तो अगर आपसे कभी भी पूछे कि द्विविखंडन कहाँ होता है, तो ये होता है अमीबा में। अब ये आपकी एनसीईआरटी का उदाहरण है, आप इनको एग्जिट ध्यान रखना कि अगर आपसे कभी भी पूछे कि द्विविखंडन क्रिया कहाँ होती है, तो अमीबा में। एक है आपका खंडन। क्या है आपका, खंडन। खंडन कहाँ होता है भाई, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। अब ये आपको सीधे उदाहरण ध्यान रखने हैं, आपको खंडन पूछेगा, खंडन किस जीव में होता है, तो ये सभी किस में होता है भाई, स्पाइरोगायरा में। स्पाइरोगायरा एक जीव का नाम है ये यहाँ पे। एक है मुकलन, एक क्या है भाई, मुकलन। मुकलन किस में होता है, हाइड्रा में।
मुकुलन किस में होता है भाई? हाइड्रा में। अब खंडन क्या है? कि खंडन में ऐसे एक कोशिका होती है, ऐसे ये स्पाइरोगायरा नाम का एक जीव होता है, इसके अनेक, ये किस में बटा रहता है भाई? खंडों में बटा रहता है। अब इसमें क्या होता है, इसका प्रत्येक खंड टूट के क्या बना लेता है? नया जीव का निर्माण कर लेता है। प्रत्येक जो शरीर का प्रत्येक खंड है, उससे एक नए जीव का क्या हो जाता है? निर्माण। तो ये हो गई भाई खंडन। खंडन किसमें होता है? स्पाइरोगायरा। मुकुलन, मुकुलन क्या होता है? ऐसे एक जीव होता है हाइड्रा। अब इस हाइड्रा में क्या होता है कि एक उभारनुमा संरचना निकलती है, इस उभारनुमा संरचना को बोलते हैं मुकुलन। इस उभारनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं? मुकुल। इस उभारनुमा संरचना को बोलते हैं मुकुल। क्या बोलते हैं? मुकुल। और ये क्या होता है फिर? ये संरचना क्या हो जाती है भाई? बढ़ती चली जाती है, और इनमें केंद्रक और कोशिका द्रव का क्या हो जाता है? निर्माण। केंद्रक और कोशिका द्रव का क्या हो जाता है? निर्माण। और प्रत्येक फिर मुकल लास्ट में क्या हो जाता है भाई? टूट जाता है, और प्रत्येक मुकल टूट के क्या बनाता है? नए जीव का निर्माण करता है। तो हाइड्राम क्या होता है भाई? मुकुलन। और एक है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन। अब पुनरुद्भवन क्या है? कि पुनरुद्भवन है कि अगर जीव का, अगर जीव का अगर जीव का कोई सा भी हिस्सा टूट जाए, जीव का कोई सा भी हिस्सा टूट जाए, और उसी हिस्से से नए जीव का क्या हो जाए? निर्माण, तो वो है पुनरुद्भवन। और पुनरुद्भवन की ये मिलता है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया, इसमें मिलता है भाई प्लेनेरिया। तो अलैंगिक जनन के आपको कुछ प्रकार याद रखने हैं: द्विविखंडन अमीबा, खंडन स्पाइरोगायरा, मुकुलन हाइड्रा, पुनरुद्भवन प्लेनेरिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है अलैंगिक जनन में। अब अलैंगिक जनन में क्या है भाई? केवल एक जीव है। केवल कितना जीव है भाई? एक जीव है, और एक ही जीव से क्या हो रहा है भाई? नए जीव का क्या हो रहा है? एक जनन पादपों में, एक जनन होता है पादपों में, कोई भी एक बार जड़ हो। आपको कुछ उदाहरण दूं, जड़ की बात करें तो से जड़, केवल क्या ले? जड़। जड़ को अगर हो जाए भाई, जड़ से तो बात करता हूँ। तनिए में जैसे हम बात करें आलू, आलू है हमारा, अगर हम आलू को काट कर जमीन में काट दें, ये जीव तो पादप आलू के दो। अगर मैं पत्ती की बात करूं, पत्ती तो क्रायोफिलम, क्रायोफिलम पत्ती के, पत्ती के एक भाग से एक जनन क्या होता है? बात की है हमारा
पादपों में आवश्यक है, नर आवश्यक है, नर मादा को बोलते मादा को बोलते नर में पादपों में मादा को बोलते भागों से नर आगे योज पराग को पराग को पराग कण पराग कण अब ये पराग कण ये तो है हमारे वर्त का है, ये है वर्त आग्र आग्र का ध्यान रखना। तो इस सर है पराग पराग करके जो पराग कण बाकी आधा की वर्तिका पे गिरते हैं या आगे आएंगे अग्र से आशय में क्या होता है कि यहाँ आग कण है, अब ये आग कण है, नर का पराग कण मादा कण आशय से फल का ये होती है क्वेश्चन क्या बोलते हैं जी पुतन वर्त का वर्त अग अभी भी एक अंडाशय या फल का निर्माण से होता है पादपों में लैंगिक जन आधा दिन आपको आप क्वेश्चन है
पूछेगा बाद ये पूछ नर युग्मक नर युग्मक नर युग्मक तब उस प्रक्रिया को हम क्या के द्वारा नर गुणित अब देख नर जनन नर में एक जोड़ी है नर का ये है हमारा मूत्र भाई ये है हमारा भाई ध्यान रख ये है हमारा मूत्र ये है हमारा भाई मूत्राशय क्या है भाई आगे ये जो ताप नर का ताप नर के आहार तो हमारे और अब यहाँ से जो कृषण है अब डालती है अब डाल अब डालने के बाद में के अंदर और जब हमारे
या हमारे के कहाँ से झाड़ू आधा घंटा की क्रिया के द्वारा आपको लिख झाड़ू गतिशील आय पे कितनी हो जाएगा गतिशील जाइगोट क्या होता है भाई ये माता के गर्भाशय में वो ग्रंथि और ये होती है क्या होते हैं भाई सहायता से क्या होता है भाई आगे नल और ये फेलोपियन का दोनों आगे आके गर्भाशय की जो दीवार है दीवार है दीवार को दीवार का नाम बैक्टीरिया और जो ये आगे गर्भाशय की दीवार है आगे आगे जो माता का एक महीना निकले द्वारा माता की यूं छोड़े झाड़ू कैसी झाड़ू गति
भाग में होता तो नर का जाइगोट। जब यहाँ जाइगोट भाग प्लेस के भ्रूण तो आपको ज्यादा जनन क्या कहाँ जनन हार्मोन जनन नर जनन नर जनन नर में क्या है पढ़ लेंगे नर के जो बाद में दाढ़ी मूछ अरे जो ज्यादा में के जो आइए इस बात किस तरह से होती है? जब कम होता है मासिक धर्म जब पहली बार मासिक बात किस तरह से होती है तो पहली बार आरंभ होना हमारा जब हमारा लास्ट अब ये कब होने लगा दर्शन से है रजोवृत्ति जब ये तो है पहली बार जब अंत जब अंत बार मादा पूर्ण वृत्ति 50
मादा में भाई बंद हो जाता, मादा में बंद हो जाता, मासिक धर्म रुकेगा। अगर मादा में ये मादा में एक आशय रेगुलर अल्टरनेट रूप हर 28। अब अगर अब अगर क्या होगा भाई, सर्वाश है होती है भाई। लेकिन अगर आशय की वो क्या होगी भाई, हर मासिक हर का वायु की पर आत्मक युग अब